नमस्कार, मैं धीरेन्द्र श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आप सबका इस लाइव वेबिनार पे हार्दिक स्वागत है। इस वेबिनार को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है श्री अरविंदो सोसाइटी द्वारा और इसे स्पॉन्सर कर रहे हैं एचडीएफसी बैंक। हम पिछले कई दिनों से, लगभग पिछले 4 दिनों से आपसे कर्नाटका के राज्य से जो हमें नवाचार प्राप्त हुए, जो कर्नाटका राज्य के शिक्षकों ने हमें इनोवेटिव आइडियाज दिए, उन इनोवेटिव आइडियाज को आपके साथ शेयर कर रहे हैं, उनके स्टडीज को आपके साथ साझा कर रहे हैं। आज हम इसी कड़ी में कर्नाटका के ही 5वें इनोवेटिव आइडिया, जिसका नाम है सरल अंग्रेजी अधिगम या सिंप्लीफाइड इंग्लिश टीचिंग, उस पर बात कर रहे होंगे। जैसे मैंने कहा, ये आइडियाज हमें कर्नाटका के टीचर्स के द्वारा दिए गए, इसीलिए अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको जो लोगो दिखेगा वो कर्नाटका राज्य का मिलेगा। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने कहा, ये सारे के सारे आइडियाज कर्नाटका के शिक्षकों द्वारा हमें दिए गए और उन्हीं के द्वारा हमें प्राप्त हुए। आज मैं, जैसा मैंने कहा, कर्नाटका की एक नई केस स्टडी के बारे में, जिसका नाम है सरल अंग्रेजी अधिगम, उसके बारे में चर्चा कर रहे होंगे। और उस या इस केस स्टडी के अंतर्गत मैं आपके साथ 4 इनोवेटिव आइडियाज या 4 नवाचार साझा कर रहा हूँ। कौन से हैं वो नवाचार और क्यों सिंप्लीफाइड इंग्लिश टीचिंग या सरल अंग्रेजी अधिगम नामक नवाचार की जरूरत पड़ी, इसकी क्या उपयोगिता है और शिक्षक ने क्यों ये केस स्टडी, क्यों ये नवाचार दिया, आइए इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। पर उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन, कोई कंसर्न हो इन इनोवेटिव आइडियाज एंड केस स्टडीज से संबंधित, जब मैं आपसे इनको डिस्कशन कर रहा हूँ, तो आप उन्हें लिखते चलिए और सेशन के अंत में मैं आपको टाइम दूंगा जहां आप मुझसे प्रश्न कर सकते हैं इनसे संबंधित, या फिर आपके मन में कोई प्रश्न है इस ZIIEI या हिंदी में शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार इस प्रोग्राम से संबंधित, उदाहरण के तौर पे किस तरीके से आप अपने नवाचार हम तक भेज सकते हैं, क्या नियम व शर्तें हैं नवाचारों को सेलेक्ट होने में हमारे इनोवेटिव बुकलेट्स में, या फिर किस तरीके से आप राज्य अथवा राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित हो सकते हैं। ऐसे कोई भी आपके मन में प्रश्न है इस प्रोग्राम से संबंधित, तो वो भी आप मेरे से निश्चित तौर पे पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके कोई अनुभव है जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, कोई एक्सपीरियंसेस हैं जो आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं, साझा करना चाहते हैं, और मेरे माध्यम से, इस वेबिनार के माध्यम से देश भर के शिक्षकों तक अपनी बात रखना चाहते हैं, पहुंचाना चाहते हैं, जो हमसे फेसबुक के माध्यम से या जूम के माध्यम से या फिर यूट्यूब पे हमें देख रहे हैं, तो आप अपने एक्सपीरियंसेस भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। निश्चित तौर पे मुझे प्रसन्नता होगी आपके अनुभवों को प्राप्त कर उन्हें सुन। आप 2 तरीके से अपने इनोवेटिव आइडियाज या अपने क्वेश्चंस या अपने प्रश्न या अपने अनुभव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि फेसबुक पे अगर आप हमें देख रहे हैं तो फेसबुक में कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप अपने कमेंट हम तक भेज सकते हैं, अपने प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं या फिर अपने अनुभव साझा कर सकते हैं। और दूसरा तरीका, अगर आप चाहें तो आप जूम पे हमसे सीधे तौर पे जुड़ सकते हैं और फेस टू फेस हम संवाद कर सकते हैं। उसके लिए आप फेसबुक पे कमेंट बॉक्स पे देखेंगे इस वीडियो के, तो आपको नीचे जूम की आईडी दिखेगी, उस आईडी पे आप क्लिक करके, उस लिंक पे क्लिक करके और सीधे जूम पे हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और फेस टू फेस इंटरेक्शन कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आज की केस स्टडी जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं उसकी तरफ, और उस केस स्टडी के बारे में थोड़ी सी परिचर्चा कर लेते हैं। केस स्टडी का, जैसे मैंने आपसे कहा, नाम है सरल अंग्रेजी अभिगम। क्यों इंग्लिश के तो को की जरूरत पड़ी या क्यों इस नवाचार की केस स्टडी की आवश्यकता पड़ी, आइए थोड़ा सा उस पर हम बात कर लेते हैं। हम सब जानते हैं कि भारत में, अगर हम इंडिया की बात करें, तो हमारे देश में कई सारी भाषाएं और कई सारी बोलियां बोली जाती हैं। एग्जाम्पल के लिए दूं तो हमारे देश में 22 रजिस्टर्ड लैंग्वेजेस हैं, 22, और 720 से अधिक बोलियां हमारे देश में बोली जाती हैं। और इसीलिए कहा गया है कि कोस कोस में बदले पानी, 4 कोस में पानी। मतलब हर एक कोस के बाद पानी का स्वाद बदल जाता है और हर एक 4 कोस में पानी में भी बदलाव आ जाते हैं थोड़े बहुत और बदल जाते हैं।
अगर आप साउथ की तरफ जाएंगे, स्पेशली तमिलनाडु की तरफ, या आंध्र प्रदेश में ही आप गांव में जा रहे होंगे, या कर्नाटका या केरला में ही आप इंटीरियर्स में जा रहे होंगे, तो वहां लोगों को हिंदी नहीं आती। और अगर आपको तमिल, कन्नड़ या मलयालम नहीं आती, तो उन लोगों से, उन व्यक्तियों से संपर्क साधना, बात कर पाना, कम्युनिकेट कर पाना काफी मुश्किल होता है। तो इस कारण से इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज का, एक ब्रिज का, एक पुल का काम करती है, जो दो लोगों के, दो अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले व्यक्तियों को संवाद कर पाने में सहायता। ऐसे ही इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज होने के कारण देश विदेश में सब जगह इसका इस्तेमाल भाषा के तौर पे संवाद के लिए, आपसी संवाद या डिस्कशन के लिए किया जाता है, और इसीलिए इंग्लिश का महत्व निश्चित तौर पे बढ़ जाता है। वैसे तो सारी भाषाएं महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, और निश्चित तौर पे हमें अपनी मातृभाषा तो आनी ही चाहिए, पर इसके अतिरिक्त आपको जितनी भाषाएं आती हैं उतना ही बेहतर है। और क्योंकि इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है, कॉमन लैंग्वेज है, हमारा देश विदेश से इतना व्यापार होता है, तो कहीं ना कहीं इंग्लिश सीखना भी, अगर हमें और कुछ बेहतर करना है, विदेश जाना है, तो निश्चित तौर पे इंग्लिश सीखना एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क हो जाता है, जिससे और ज्यादा करियर के ऑप्शंस खुले, और ज्यादा ऑप्शंस हमारे प्रति या हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, अपने भविष्य को, अपने करियर को लेकर के और ज्यादा ऑप्शंस बनते नजर आए। और इसी थॉट के कारण टीचर ने इनोवेटिव आइडिया दिया या केस स्टडी दी, जिसका नाम हमने रखा सरल अंग्रेजी अधिगम। सरल अंग्रेजी अधिगम में आइए थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, और ये मैं प्रश्न के माध्यम से आपसे करूंगा, और उसके पीछे एक रीजन है। हमारे देश में इंग्लिश को एक भाषा से ज्यादा एक स्टेटस सिंबल के रूप में, और कई बार देखा जाता है, कई बार लोग हवा बना लेते हैं इंग्लिश को, इंग्लिश बोल रहा है या इंग्लिश है तो नहीं बनेगी, जबकि असल मायने में है तो वो भी एक भाषा ही है, दूसरी भाषाओं की तरह वो भी एक भाषा ही है। पर हम, एक डर का माहौल या एक भय सा रहता है हमारे अंदर, व्याप्त रहता है या बच्चों के अंदर, कि इंग्लिश हमसे नहीं आएगी, और पहले से ही अगर हमने अगर ये मान लिया कि हमसे नहीं बनेगा, तो यकीन मानिए हमसे कभी नहीं बनेगा। अच्छा, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। आप में से हो सकता है कई लोगों के घर में 3-4 साल के बच्चे हों, आपका वो खुद का बच्चा या बच्ची हो सकता है, भतीजा भतीजी हो सकता है, भांजा भांजी हो सकता है, इत्यादि। अब जब पहली बार आपका जो मान लेता हूँ, उदाहरण ले रहा हूँ, तो मान लेता हूँ आपका बच्चा है 3 साल का, और या 4 साल का, तो मैं आपसे, या थोड़ा बड़ा भी हो गया, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब आपके बच्चे ने पहली बार पानी मांगा था, तो क्या बोला? आपका उत्तर हो सकता है कि मम बोला था, पप्पा बोला था, पा बोला था, या फिर आपकी जो मदर टंग होगी, मातृभाषा होगी, उसके अनुसार बच्चे ऐसे ही कुछ बोलते हैं। कई बार बच्चे मम, पप्पा या पा बोलते हैं। तो क्या आपने उसे मारा था, उसे डांटा था कि तुम मम क्यों बोल रहे हो, पापा क्यों बोल रहे हो, पूरा वाक्य बोलो कि पापा मुझे पानी दो? डांटा था क्या आपने? मारा था उससे? नहीं। आपने, मैं 100% श्योर हूं कि आपने उसे डांटा नहीं होगा, मारा नहीं होगा। और अगर मैं आपसे पूछूं क्यों नहीं मारा होगा, तो आपको उत्तर यही आएगा कि सर कैसे मारता या कैसे मारती, वो तो सीख रहा था। Exactly. वो सीख रहा था उस पर। और आपने क्या किया होगा, आपने तुरंत या तो आप खुद दौड़ते हुए गए होंगे, पानी लेके आए होंगे, या फिर अपने मिसेस को या फिर अपने हस्बैंड को तुरंत बुला कर और बोला होगा, देखो ये बोल रहा है, ये पानी मांग रहा है, ये पानी मांग रही है। आप बहुत खुश हुए होंगे। लेकिन यही बात जब कोई बच्चा या कोई व्यक्ति इंग्लिश सीखने की कोशिश करता है, और जब वो बोलना चालू करता है, तो हम तुरंत उसे करेक्ट करने लगते हैं, नहीं नहीं, यहाँ हैज नहीं, यहाँ पे हैव होगा, यहाँ पे दिस नहीं, यहाँ पे दैट होगा, यहाँ पे इट होगा, यहाँ पे सिंगुलर नहीं, यहाँ पे प्लूरल होगा, या यहाँ पे प्लूरल नहीं, यहाँ पे सिंगुलर होगा, हम तुरंत उसे करेक्ट करने लगते हैं। और होता क्या है? होता ये है कि वो व्यक्ति जो सीखने का प्रयास कर रहा था,
इनिशियल स्टेज में था, उसके अंदर एक इंफीरियरिटी का भाव आ जाता है और उसके अंदर एक हीन भावना जागृत होने लगती है और धीरे धीरे वो सीखना बंद कर देता है। और जिसके कारण हुआ क्या, ये हुआ कि जहां वो एक भाषा सीख सकता था, हमारे इतने टोकने की वजह से, इंटरप्ट करने की वजह से वो सीख नहीं पाया। यकीन मानिए, आपके बच्चे बच्ची ने जब पहली बार मम बोला था या पापा बोला था और आपने अगर उस वक्त उसे डांट दिया होता या मार दिया होता कि पूरा वाक्य बोलो, तुम गलत बोल रहे हो, तो वो बच्चा कभी बोलना नहीं सीखता। तो हमें अगर कोई सीख रहा है तो उसे इस तरीके से इंटरप्ट नहीं करना चाहिए बार बार, क्योंकि जब आप सीखते हैं तो गलती करना तो लाजमी है। सीखेंगे, कुछ नया सीखेंगे तो गलतियां तो होंगी। अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी कहा था कि इफ यू हैव नेवर मेड अ मिस्टेक दैट मींस यू हैवंट ट्राइड एनीथिंग न्यू। कि अगर आपने कभी गलतियां नहीं की तो इसका सीधा मतलब यही है कि आपने कुछ नया करने की कभी कोशिश नहीं की। तो बच्चा अगर सीख रहा है, कोई व्यक्ति सीख रहा है, तो वो गलतियां करेगा, हमें उसे मौका देना चाहिए। और यकीन मानिए, गलतियां कर करके इंसान सीखता है और आगे बढ़ता है। तो पहली बात तो ये कि हमें बहुत ज्यादा टोकना नहीं चाहिए। अगर कोई सीखने की स्टेज में है तो धीरे धीरे स्वयं ही सीखता चला जाएगा। पहले मौका तो मिले, उससे पहले वो मम तो बोले, फिर पापा पापा मम बोले, फिर आगे तो पूरा वाक्य बोलने लग जाएगा कि पापा मुझे पानी दो। शुरुआत तो करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिगिनिंग स्टार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आपसे ही मैं जानना चाहूंगा कि जब पहली बार या जब आपने ग्रामर सीखी होगी हिंदी या जिस भी राज्य में आप हैं, मैं हिंदी यहाँ पे अज्यूम कर लेता हूँ, आप जिस राज्य से हैं, जो आपके यहाँ स्टेट की भाषा है, आप वो अज्यूम कर सकते हैं। क्योंकि हिंदी में कर रहे हैं तो मैं हिंदी अज्यूम कर लेता हूँ। जब आपने पहली बार हिंदी व्याकरण कब पढ़ी थी? पहली बार संध्या वो संधि संज्ञा सर्वनाम वगैरह कब पढ़ा था? आप कहेंगे शायद फोर्थ से क्लास फिफ्थ में, है ना? पहली बार तभी हमने समास पढ़ा था, संधि पढ़ी थी और पार्ट ऑफ स्पीच जैसे संज्ञा सर्वनाम इत्यादि हमने पढ़ा था। तो क्या क्लास फोर्थ पहुंचने से पहले हम सही सही भाषा बोल नहीं पाते थे? बिल्कुल बोल लेते थे, है ना? आप सारा सब कुछ बोल लेते थे। हो सकता है आप लिख ना पाते रहो, लेकिन निश्चित तौर पे हम बोल बराबर लेते थे, जो भी रोजमर्रा के वाक्य सारी चीजें। तो किसी, मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूँ क्योंकि किसी भी भाषा को शुद्ध शुद्ध बोलने के लिए या शुद्ध शुद्ध एकदम लिखने के लिए ग्रामर की आवश्यकता पड़ सकती है, लेकिन आप रोजमर्रा में उसका इस्तेमाल के लिए बहुत ज्यादा आपको व्याकरण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन हम इंग्लिश में क्या करते हैं, अच्छा तुम्हें इंग्लिश बोलना सीखना है तो सबसे पहले टेंस सीख लो, सबसे पहले वर्ब सीख लो, क्लॉज सीख लो, पार्ट ऑफ स्पीच सीख लो, तभी इंग्लिश बोल पाओ। तो पहले ही इतना बोझ ऑलरेडी डाल दिया जाता है। जब हमने हिंदी सीख ली, या उदाहरण के तौर पे कोई मराठी बच्चा है मान लीजिए, और वो दिल्ली में रह रहा है जहाँ पे हिंदी चलती है या पंजाबी चलती है या इंग्लिश, मराठी बोलने वाले यहाँ बहुत कम है। अब वो बच्चा अगर मराठी है, उसके मम्मी पापा घर में मराठी बोलते हैं, तो बच्चा बड़ी आसानी से मराठी बोलना सीख लेता है। हो सकता है उसको लिखते ना है मराठी, लेकिन वो बोलने बराबर लगता है। तो जैसे मैंने कहा, किसी भी भाषा को शुद्ध शुद्ध रूप से बोले या एकदम शुद्ध रूप से लिखने के लिए हो सकता है आपको बहुत अधिक व्याकरण की आवश्यकता पड़े, लेकिन आम बोलचाल के लिए आपको अगर सही माहौल मिलता है धीरे धीरे, तो आपको ग्रामर की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल नहीं पड़ती, पर हाँ, आप शुरुआत तो कीजिए, धीरे धीरे आप स्वयं सीखते चले जाएं। और इसी थॉट प्रोसेस के साथ हमारे टीचर्स ने इनोवेटिव आइडियाज दिए, जो इनोवेटिव आइडियाज मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा। इस केस स्टडी जिसका नाम है सरल अंग्रेजी अधिगम या सिंप्लीफाइड इंग्लिश टीचिंग इनोवेटिव आइडिया के, मैं आइए आपके सामने सबसे पहले उन शिक्षकों के नाम रख या शिक्षिकाओं के नाम रख देता हूँ जिन्होंने ये इनोवेटिव आइडियाज दिए। ये इनोवेटिव आइडियाज हमें मिले फौजिया कौसर मैम से, जो कि कनकगिरी कोप्पल से हैं। इसके अलावा ढोनीबा मैम हैं, जो कि बलूर विरार से है। इसके अलावा बीरना गौड़ा मैम है, जो कि कोप्पल से है।
मुथप्पा वडिगर सर हैं जो कि येलबुर्गा से है। इसके अलावा सुषमा एम वर्मा मैम है जो कि नंदीकुरु उडुपी से हैं। तो ये वो टीचर हैं जिन्होंने इनोवेटिव आइडियाज दिए। आइए एक एक करके हम इन इनोवेटिव आइडियाज पे बात करें। पहला इनोवेटिव आइडिया है टेंस चार्ट। बचपन में हम सबको टेंस रटने में बहुत दिक्कत हुई है। हर टेंस के पहले तो तीन टेंस हुए, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, फिर तीनों के चार चार टाइप्स हो गए, तो उनके फॉर्मूले रटने में ही बड़ी दिक्कत होती थी और सेंटेंस फॉर्मेशन में काफी दिक्कत होती थी। टीचर ने कहा कि सर ये सारे बच्चों के साथ होता है, टेंस को लेकर के उन्हें बहुत दिक्कत होती है। मैंने सोचा कि क्यों ना साइट लर्निंग का इस्तेमाल किया जाए एज अ पेडागॉजी बच्चों को टेंसेस की समझ बढ़ाने के लिए, इससे बच्चों की लर्निंग हो सके। और साइट लर्निंग का मतलब होता है, साइट मतलब देखकर, लर्निंग मतलब सीखना, देखकर सीखना। जब कोई वस्तु, कोई चीज, कोई टॉपिक हमारे सामने निरंतर आते रहती है, हम बार बार उसे देखते रहते हैं, तो उसकी आकृति हमारे दिमाग में छप जाती है और वो लंबे समय तक हमें याद रहती है। और इसी थॉट के कारण टीचर ने इनोवेटिव आइडिया दिया टेंस चार्ट, जिसमें चार्ट बना दिया जाता है टेंस का। अब कैसे बनाते हैं, आइए थोड़ा सा इस पर चर्चा करें। एक चार्ट लिया, चार्ट पेपर लिया, चार्ट पेपर को तीन हिस्सों में विभाजित कर लिया जाता है, जैसे मैंने कहा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। अब इसमें टेंसेस लिख दिए जाते हैं और टेंसेस के फॉर्मूले के साथ कुछ नीचे उदाहरण के रूप में सेंटेंस लिख देता है। फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस से होगा प्रेजेंट सिंपल में, उसी सेंटेंस को फिर लिखा जाएगा पास्ट सिंपल में और उसी को फिर फ्यूचर सिंपल। इसी तरीके से फिर उसी सेंटेंस का प्रेजेंट कंटिन्यूअस, अगर छोटी क्लास के बच्चे हैं तो सिर्फ सिंपल में ही लिख सकते हैं, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल। अगर बड़ी क्लास के आपको पूरा टेंस समझाना है तो फिर आप उसको कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस पूरे में लिखना है। तो एक ही वाक्य को इन विभिन्न टाइप्स में डिवाइड कर दिया जाता है, इनके फॉर्मूलेज भी लिख दिए जाते हैं। अब बच्चा जितनी बार क्लास में आता है, क्लास में रहता है, जितनी बार उसका चार्ट में ध्यान जाता है, उतनी बार उसको चार्ट की साइट लर्निंग होती है और देख करके सीखता है। इस आसान तरीके से अब बच्चों को बड़ी आसानी से कुछ ही दिनों में पूरे टेंसेस के जो फॉर्मूले हैं वो पता चल जाते हैं, वो उन्हें बाय हार्ट हो जाते हैं। और इसके साथ साथ सेंटेंस का भी किसका क्या इस्तेमाल है बच्चों को बड़ी आसानी से याद हो जाता है। तो यहाँ पे टीचर ने क्या किया, टेंस चार्ट बनाया और साइट लर्निंग एज अ पेडागॉजी, एज अ साइकोलॉजी यूज करते हुए बच्चों को बड़ी आसानी से टेंसेस समझा दिए, ये पढ़ा। तो टीचर के पढ़ाने के बाद, इन सेंटेंसेस का इस्तेमाल कराने के बाद एक चार्ट बना दिया जाता है जिससे बच्चों को प्रॉपर रिवीजन या रिकैप्सुलेशन भली भांति होता रहे। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले इनोवेटिव आइडिया की तरफ, जिसका नाम है प्रैक्टिकल प्रपोजिशन। प्रपोजिशन क्या होते हैं? प्रपोजिशन ऐसे शब्द या वाक्यांश होते हैं जो किसी स्थान, समय, दिशा और आदि का संकेत देने के लिए संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ लगता है। मैंने कहा कि प्रपोजिशन ऐसे शब्द मतलब वर्ड्स या फिर फ्रेजेस हैं या वाक्यांश हैं जो कि दिशा, स्थान या समय बताने के लिए किसी भी संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ लगता है। तो टीचर्स बच्चों को समझाने के लिए कि प्रपोजिशन क्या होते हैं, सबसे पहले तो प्रपोजिशन समझाते हैं, उसके बाद इन प्रपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं एक एक्टिविटी के माध्यम से। इसमें बच्चों की ग्रुप बना दिए जाते हैं, 3-3 बच्चों का ग्रुप बना दिया जाता है और फिर इस ग्रुप के द्वारा बच्चों को बड़ी आसानी से समझाया जाता है। इस तरीके से, जैसे अब टीचर ने बच्चों का ग्रुप बना दिया, ग्रुप बनाने के बाद अब टीचर अलग अलग ग्रुप को अलग अलग एक्टिविटी देता है। जैसे टीचर को समझाना है कि फ्लोर के लिए क्या इस्तेमाल होता है, खड़े होने के लिए, फ्लोर पे खड़े होने के लिए क्या इस्तेमाल होता है। तो टीचर ने बच्चों को बोला कि यहाँ पे क्या बोलोगे, अगर आप फ्लोर पे खड़े हो तो क्या बोलोगे? तो टीचर बोलेंगे स्टैंड ऑन द
फ्लो। तो इस एक्टिविटी में टीचर ने बोला कि ऑन जो है वो एक प्रपोजिशन है जो बता रहा है कि आप कहाँ खड़े हो, फ्लोर पर खड़े हो। सिमिलरली दूसरे ग्रुप को बुलाया जाता है और दूसरे ग्रुप से टीचर बोलते हैं कि दीवार के सामने खड़े हो। अब दीवार के सामने खड़े हो, इससे टीचर ने बोला कि स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द वॉल। अब स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द वॉल तो आप किसके सामने खड़े हो, दीवार के सामने। तो जो के सामने है या इन फ्रंट, जो फ्रंट है, फ्रंट हुआ एक प्रेपोजिशन। सिमिलरली एक ग्रुप को टीचर ने बोला कि गो आउटसाइड द क्लास, आप कहाँ जाओ, क्लास के बाहर जाओ। तो जो आउटसाइड है यहाँ पे प्रपोजिशन हो गया। तो शिक्षक बच्चों को गतिविधि आधारित, बच्चों से स्वयं गतिविधि कराते हुए इन सारे प्रपोजिशन का इस्तेमाल करा देते हैं। जैसे ऑन सिखाना है, एट सिखाना है, इनसाइड सिखाना है, अंडर सिखाना है, तो टेबल का इस्तेमाल करते हुए बहुत आसानी से आप ऑन द टेबल, एट द टेबल, इन द टेबल, अंडर द टेबल, ये सारी चीजें बच्चों को बड़ी आसानी से करा सकते हैं। ही सेट ऑन, फिर टेबल के साथ आपने चेयर भी कर दिया तो ही सेट ऑन द चेयर हो गया। तो ऐसी कई सारी चीजें, कई सारे प्रोपोजिशन का इस्तेमाल शिक्षक एक्सपीरियंशियल टीचिंग के माध्यम से, गतिविधि आधारित शिक्षण के माध्यम से बच्चों को सिखा देते हैं। अब बच्चे इसमें इन्वॉल्व होते हैं। बच्चे जब स्वयं उन गतिविधियों को करते हैं तो बड़ी आसानी से वो शब्द उनके दिमाग में आ जाते हैं या समाहित हो जाते हैं और बच्चे प्रपोजिशन का बहुत बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना समझ लेते हैं। अब वो जानते हैं कि ऑन द टेबल होगा या एट द टेबल होगा, इनसाइड द टेबल होगा या अंडर द टेबल होगा इत्यादि, या बिसाइड द टेबल होगा। तो बच्चे बड़ी आसानी से बहुत सारे प्रपोजिशन का इस्तेमाल सीख जाते हैं। इसके बाद अगला इनोवेटिव आइडिया है वर्ब गेम। वर्ब गेम मतलब क्रिया का खेल। अब क्रिया क्या है? क्रिया ऐसे शब्द और वाक्यांश है, मतलब ऐसे वर्ड और फ्रेजेस हैं जो किसी घटना के घटने या फिर किसी वस्तु के अस्तित्व में होने की जानकारी देते हैं। क्रिया नाम से ही समझ में आता है, क्रिया मतलब कुछ काम हो रहा। अब बहुत सारे उदाहरण इसके हो सकते हैं, सोना, जागना, खाना, पीना, क्रिकेट खेलना, मूवी देखना इत्यादि। अब टीचर इसके लिए क्या करते हैं, वो वर्ब, जो वर्ब है वो अक्सर कंफ्यूजन क्रिएट करता है। बच्चों को कई बार वर्ब समझ में नहीं आता है कि क्रिया क्या है। ऐसी स्थिति में टीचर बच्चों का, फिर जैसे पिछली एक्टिविटी में ग्रुप बनाया था, इस एक्टिविटी में बच्चों को दो दो तीन तीन बच्चों के ग्रुप बना दिए जाते हैं और उन्हें डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों को बोला जाता है कि आपको जो थीम दी जाती है उस थीम के अनुसार आपको सोचना है कि उस जगह पे क्या क्या काम हो रहे हैं, क्या क्या क्रियाएं हो रही हैं। जैसे किसी बच्चे को दे दिया क्लासरूम, किसी बच्चे को दे दिया किचन, मतलब किसी ग्रुप को दे दिया किचन और किसी ग्रुप को दे दिया मार्केट प्लेस इत्यादि। अब बच्चे, जब मार्केट प्लेस की बात है तो बच्चे गौर करते हैं, सोचते हैं कि मार्केट प्लेस में हम क्या क्या काम करते हैं, क्या क्या क्रियाएं होती है। तो मार्केट प्लेस में हम शॉपिंग करते हैं, बार्गेनिंग करते हैं, हम खाना खाते तो ईटिंग, टॉकिंग, वॉकिंग एक्सेट्रा। तो बच्चे इन सारी चीजों का यूज बताते हैं कि हम ये चीजें मार्केट प्लेस में या ये क्रियाएं मार्केट प्लेस में होती हैं। इसी तौर पे एक ग्रुप को दे दिया क्लासरूम, तो क्लासरूम वाला बच्चा बताता है कि क्लासरूम में क्या क्या काम होता है, जैसे टीचिंग, स्टडिंग, लर्निंग, टॉकिंग, राइटिंग। तो ऐसी कई सारे एग्जाम्पल्स क्लासरूम से बच्चे देते हैं। जब सारे ग्रुप के बच्चे अपने अपने सेट्स बना लेते हैं सेंटेंसेस के, टीचर अब उन्हें बोलते हैं कि सिंपल सेंटेंसेस बनाओ इन एक्टिविटीज का या इन वर्ब्स का इस्तेमाल करते हो। जैसे आप शॉपिंग का बता रहे हो, मार्केट प्लेस का, तो शॉपिंग से एक सेंटेंस बनाओ जिसमें आप शॉपिंग वर्ब का इस्तेमाल करो। धीरे धीरे बच्चे इन वर्ब्स का इस्तेमाल करते हुए स्मॉल स्मॉल सेंटेंसेस या सिंपलर सेंटेंसेस बनाते हैं और सिंपल के बाद फिर जब क्लास अगर बड़ी है तो बच्चे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस भी बनाना बड़ी आसानी से सीख जाते हैं। अब वर्ब्स को भी मल्टीपल वर्ब्स भी ऐड कर सकते हैं इत्यादि। आइए बढ़ते हैं हमारे चौथे और आज के आखिरी इनोवेटिव आइडिया की तरफ, जिसका नाम है शब्दों का खेल। शब्दों का खेल क्या है? ये
इनोवेटिव आइडिया है जिसमें बच्चों की वोकैबुलरी बढ़ाने के लिए इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। ये 3 इनोवेटिव आइडिया जो हमने इससे पहले पढ़े, ये 3 बच्चों के ग्रामर पे काम कर रहे थे। पर ये जो चौथा इनोवेटिव आइडिया हम बात कर रहे हैं, ये बच्चों की शब्दकोश को बढ़ाने में या बच्चों की वोकैबुलरी बढ़ाने में उनकी सहायता करता है। अब क्यों वोकैबुलरी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या जरूरत है शब्दावली की, शब्दकोश? जरूरत ये है कि आपके पास, आपके तर्कस में, आपके तुनीर में जितने अच्छे शब्द होंगे उतनी ही अच्छी आपकी भाषा भी होगी। और अगर अच्छी भाषा बोलनी है, प्रभावी भाषा बोलनी है, तो हमें अपने तर्कस में, हमें अपने तुनीर में, या विद्यार्थी को अपने तर्कस, अपने तुनीर में अच्छे शब्दों को रखना पड़ेगा। अपने शब्दकोश में, मतलब अपने दिमाग रूपी शब्दकोश में अच्छे अच्छे शब्दों का भंडारण उसे करना पड़ेगा। और जैसा मैंने कहा, अगर हमारे शब्द अच्छे हैं तो निश्चित तौर पे हमारी भाषा भी ज्यादा कुशल, ज्यादा बेहतर, ज्यादा प्रभावी है। और इसी थॉट के साथ टीचर ने जो इनोवेटिव आइडिया दिया उसका नाम है शब्दों का खेल। शब्दों का खेल कैसे खेला जाता है, कैसे ये इनोवेटिव आइडिया काम करता है, आइए थोड़ा सा इसे समझने की कोशिश करें। इंग्लिश में ए से लेकर जेड तक 26 अल्फाबेट्स होते हैं, 26 अल्फाबेट्स होते हैं। टीचर ने हर अल्फाबेट को क्रोनोलॉजी के अनुसार, मतलब उसके क्रम के अनुसार एक एक अंक दे दिया। जैसे ए को 1 नंबर, बी दूसरा अल्फाबेट है इस क्रोनोलॉजी में, इस क्रम में, सी तीसरा, डी चौथा, ई पांचवा, बाई 25वां और जेड 26वां। इस तरीके से विभिन्न अल्फाबेट दे दिया जाता, को क्रम दे दिया जाता है। अब उसके बाद टीचर्स बच्चों को डिफरेंट अल्फाबेट देते हैं या डिफरेंट नंबर बोलते हैं और उनसे बोलते हैं कि आप कोई सेंटेंसेस बनाए, कोई वर्ड बनाइए। फॉर एग्जांपल टीचर ने बोला कि बच्चों आपको अपने कॉपी में नंबर 3, नंबर 1 और नंबर 20 का इस्तेमाल करते हुए एक वर्ड बनाना। तो बच्चों ने नंबर 3 सी, नंबर 1 ए और नंबर 20 टी। तो CAT क्या हुआ? कैट। तो इस तरीके से टीचर कोई भी अंक बोलते हैं और बच्चे उन अंकों का इस्तेमाल करते हुए, उन अंकों पे आधारित जो अल्फाबेट है उनका इस्तेमाल करते हुए एक वर्ड या एक शब्द बनाते हैं। इसको और रोचक बनाने के लिए शिक्षक एक दीवार घड़ी बनाते हैं और उस दीवार घड़ी में 1 से 12 तक, जैसे हम सब जानते हैं, अंक होते हैं। 2 कांटे होते हैं, एक मिनट वाला और एक आवर वाला, मतलब घंटे वाला। अब टीचर क्या करते हैं कि बच्चों से बोलते हैं, फॉर एग्जांपल एक कांटा जो है आवर वाला वो 3 में है और मिनट वाला 5 में। तो टीचर बोलते हैं कि आप 3 और 5 कितने हुए? 8। तो 3 और 5 8 हुए, तो 8वां अल्फाबेट कौन सा है? अब बच्चों से ही पूछते हैं, तो बच्चों ने काउंट किया ABCDEFGH। सर H होगा 8वां अल्फाबेट। तो टीचर ने कहा कि अब H का इस्तेमाल करते हुए आपको ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स बनाना है। मतलब ऐसे वर्ड्स बनाइए आप जो H से शुरू होते हैं। तो बच्चे ने बहुत सारे वर्ड्स H का इस्तेमाल करते हुए बनाए। तो बच्चों की जो एनालिटिकल थिंकिंग है, जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है बच्चों का, वो स्ट्रांग होता है, बच्चों का ब्रेन शार्प होता है और जल्दी से जल्दी वो ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स लिखने की कोशिश करते हैं। तो जो वर्ड्स, कई बार ऐसा होता है कि हमें वोकैबुलरी बहुत वर्ड्स की पता होती है, हमारे पास शब्दकोश होते हैं, लेकिन उन शब्दों का अगर हम इस्तेमाल नहीं करते अपने दैनिक जीवन में, तो वो शब्द जब हमें जरूरत पड़ती है तो हमारे मुंह पे नहीं आते। लगता तो यार अंदर है, पेट के अंदर है, लेकिन वो हमारे मुंह से वो शब्द बाहर नहीं निकलते हैं। ये लगता है यार पता तो था मुझे, मैं भूल रहा हूँ क्या होता है, क्या होता है। ऐसा कई बार है, I'm श्योर आप सबके साथ भी हुआ होगा। क्यों? क्योंकि उन शब्दों का हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब जब बच्चा उन शब्दों को लिख रहा है बार बार, तो उसके पास जो वोकैबुलरी है वो बढ़ती है, वोकैबुलरी स्ट्रांग होती है। सिमिलरली, ये तो मैंने 2 अंकों को जोड़कर बोला था। सिमिलरली आर का जो कांटा है उसका इस्तेमाल करते हुए टीचर बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आर का कांटा 5 में है, तो टीचर बोलते हैं कि ई 5
उनका कौन सा अल्फाबेट होगा, बच्चे बोलते हैं ई, तो टीचर बोलते हैं ई का इस्तेमाल करते हुए अब आप ज्यादा से ज्यादा वर्ड बताएगा, ये कॉपी पे लिखिए। जिस बच्चे के पास सबसे अधिक वर्ड होंगे उसको तालियों के माध्यम से टीचर प्रोत्साहित करते हैं सभी बच्चों के साथ। और फिर बच्चों को बोला जाता है कि आप सबसे ज्यादा जिस बच्चे ने वर्ड लिखे, टीचर बोलते हैं कि आप आओ और बताओ कौन कौन से वर्ड्स लिखे हैं, और बच्चे उसको ऐड अपनी कॉपी में करते जाते हैं। तो इस तरीके से बच्चों के पास ज्यादा से ज्यादा वोकैबुलरी होती है, और हम सब जानते हैं कि जितनी ज्यादा वोकैबुलरी होगी, इतने शब्द हमारे तर्कस में, हमारी तुनीर में होंगे, उतना ज्यादा हमारी भाषा भी प्रभावी होगी। तो ये थे 4 इनोवेटिव आइडिया, 4 नवाचार जो सरल अंग्रेजी अधिगम केस स्टडी के अंतर्गत मैंने आपसे डिस्कस किए, मैंने आपसे चर्चा की। उम्मीद करता हूं कि आपको ये नवाचार पसंद आए होंगे, और इनका निश्चित तौर पे छोटे छोटे इनोवेटिव आइडिया है, लेकिन यकीन मानिए बहुत प्रभावी है, और इनसे आपको बहुत कुछ, जब आप बच्चों के साथ इनको इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे, क्रियान्वित कर रहे होंगे, तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन बच्चों को एडॉप होती चली जाएगी, और मातृभाषा के साथ साथ एक और भाषा भी उनके पास ऐड होती जाएगी। और कहते हैं जिसके पास जितनी भाषा है, जिसको जितना भाषा का नॉलेज, उसका माइंड, उसका ब्रेन उतना ही शार्प भी होता है। तो ये थे आज के 4 इनोवेटिव आइडियाज सरल अंग्रेजी अधिगम नवाचार के अंतर्गत। अब अगर आपके मन में कोई प्रश्न है इन नवाचारों से संबंधित, या फिर इस स्टडी से संबंधित, या फिर अगर आपके कोई अनुभव है जो आप मेरे साथ साझा करना चाहते हैं, और मेरे माध्यम से, इस वेबिनार के माध्यम से देश भर के शिक्षकों तक अपनी बात, अपने अनुभव पहुंचाना चाहते हैं, तो मैं स्वागत करता हूं आपका। आप निश्चित तौर पर मेरे से अपने अनुभव या फिर अपने प्रश्न साझा करें। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है, अनुभव है, तो निश्चित तौर पर साझा करें। मुझे इस वेबिनार में सुनने के लिए, मेरे साथ शामिल होने के लिए, चर्चा पर चर्चा में मैं आप सबका हृदय से आभारी हूँ। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, मैं आज को दोहराऊंगा कि इन नवाचारों में से जो भी नवाचार मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, साझा कर रहा हूँ, जो भी नवाचार आपको पसंद आता है, कोई भी, कम से कम एक नवाचार अपने विद्यालय में जब बच्चे स्कूल आए, अवश्य रूप से क्रियान्वित करें। और मुझे पूरी उम्मीद है कि निश्चित तौर पर इन नवाचारों का प्रभाव पड़ेगा। एक नवाचार कम से कम अपनाइए, और आप खुद देखेंगे कि आप जो पढ़ा रहे थे बहुत बेहतर तरीके से उसमें 4 चांद निश्चित तौर पर। इस उम्मीद के साथ मैं धीरेन्द्र आज आपसे विदा लेता हूँ। कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी केस स्टडी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।